नमस्कार। सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे प्यासी नदी उपन्यास का चौथा भाग। रात घिरने लगी तो निशा बोली, बातों में कुछ पता ही नहीं चला कि हम लोग काफ़ी दूर निकल आए। लौटने में भी बहुत देर हो जाएगी। उधर आपके दोस्त परेशान होंगे कि कहीं मैं आपको उड़ा तो नहीं ले गई। चलो, उसकी चिंता का अंत हो जाएगा। तुम्हारे ही कथन के अनुसार वह किसी और की तलाश कर लेगा, क्योंकि तुम्हारी तो यह मानी हुई थ्योरी है कि कोई भी पुरुष महज एक नारी से संतुष्ट नहीं हो पाता। अच्छा जनाब, तो आप मेरी थ्योरी मेरे ही सिर चपेटना चाहते हैं। यह नहीं होगा महाशय जी। यह कहते कहते निशा होटल वापस लौटने के लिए घूम गई। जब हम लौट कर आए तो नहा धोकर राकेश सोफे की टेक लगाए गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसके हाथ में एक तार था। उसने तार निशा की ओर बढ़ा दिया। निशा ने उसे लेकर पढ़ा और चिहुक कर बोली, लीजिए, हमारा आबोदाना तो यहाँ से ख़त्म हो गया। मेरी सहेली मीनाक्षी का तार है। बर्कले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सिर्फ 4 दिन दिल्ली में रहेगी। जाना ही पड़ेगा। पता नहीं इस बार नहीं मिल पाई तो फिर कब तक मुलाकात हो पाए। मैंने कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई। हमें तो परदेश से यहाँ बुलाया और खुद चली जा रही हैं। जब आपकी मीनाक्षी जी परदेश चली जाएं तो आप यहाँ लौट आइए। अभी तो आधा जून बाकी पड़ा है। वहाँ गर्मी में आप क्या करती रहेंगी? बस दिल्ली जाने के बाद तो फिर मेरा लौटना हो चुका। वहाँ से तो मैं पटना चली जाऊँगी। कुछ दिन तो भाई साहब के पास भी रुकूंगी। मेरी तरफ से अब कहने सुनने को बाकी ही क्या रह गया था। मैंने राकेश की ओर देखा। वह संजीदा हो गया था। शायद उसे यूं निशा का जाना भीतर ही भीतर परेशान कर रहा था। उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा, ठीक है, चली जाना, मगर अब तो खाना खा लिया जाए। बैरा 2 बार आकर पूछ कर लौट गया है। थोड़ी देर में बैरा फिर आया तो राकेश ने खाना लाने के लिए कह दिया। हम तीनों ने खाने के बीच में बहुत ही कम बातें की और बाद में भी एक मनहूस सी चुप्पी छाई रही। मुझे निशा के इस तरह अकस्मात लौटने की कोई आशा नहीं थी। हालांकि महज 2 दिन की पहचान थी और निशा से अभी तक मेरी कोई घनिष्ठ परिचय भी नहीं थी, पर उसका मुक्त स्वभाव, अनायास आकर्षित करने वाली सुंदरता और सहजपन मेरे मन में काफ़ी गहरा उतर गया था। एकाएक राकेश बोला, ठीक है, हम लोग भी कल इस होटल को छोड़ देंगे। मैं भी अकेला पड़ा पड़ा यहाँ क्या झक मारूंगा। मैं तो तुम्हारी वजह से ही इस वीरानेपन में आ पड़ा था। मैं लौटकर अपना कामकाज देखूंगा। और अपनी बात कहकर राकेश ने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे वह मुझसे सहमति चाहता हो। मैंने अपने आप को इस सारे प्रसंग से अनासक्त रखने की चेष्टा की। मैं अपना काम करने आया था, काफ़ी कर चुका था और जो थोड़ा बहुत बाकी था उसे लौटकर पूरा करने वाला था। मेरा राकेश से मित्रता का रिश्ता था, लेकिन राकेश और निशा का रास्ता मेरे से अलग था। इसलिए मुझे स्वयं को अलग रखना ही उचित मालूम पड़ा और मैं बोला, मेरे ख्याल से यह फैसला बहुत ही वाजिब है। आप दोनों साथ साथ ही निकल जाइए। रही मेरी बात, मैं तो अपने देहात में लौट ही जाऊंगा। निशा ने अपराधी भाव से कहा, यह क्या? मेरे जाने की बात आते ही आप इधर उधर जाने लगे। आप दोनों घनिष्ठ दोस्त हैं। मेरे चले जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग रहिए कुछ दिन एक दूसरे के साथ साथ। बेकार पैसा गारत होगा। जब पूरे जून के लिए सूट बुक है तो फिर उसे 2 हफ्ते पहले छोड़ने में क्या तुक है? कमाल करती हो निशा तुम भी। नरेंद्र यहाँ ऐश करने के लिए नहीं आया हुआ है। यह अपने साथ जिम्मेदारी का काम लेकर आया है, जिसे पूरा करके इसे जल्दी ही देना होगा। सैर सपाटे के लिए आना होता तो यह वहाँ टिम्बकटू में क्यों जाकर रहता? रही मेरी बात, मुझे सूट बुक कराकर कैंसिल कराने में कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर राकेश मेरी ओर घूमकर बोला, हाँ भाई, एक बात हो सकती है। काम तो तुम्हारा थोड़ा बहुत ही रह गया है। तुम उस देहात से यहीं होटल में क्यों नहीं चले आते? यहाँ थोड़ी सुविधा भी बनी रहेगी और शायद काम भी ज़्यादा कर पाओ। देखा जाएगा यार। आओ अब कल की बातों को गोली मारो। कुछ फल्लास का रंग जमाए। मैंने फालतू चिंताएं एक तरफ झटकते हुए कहा। हम तीनों उत्साह से ताश खेलने में जुट गए। रात को 1 बजे तक शोर मचाकर ताश खेलते रहे। मैं उस रात निशा और राकेश से करीब 125 रुपये जीता। मेरी जीत पर निशा ने टिप्पणी की, लगता है पेशेवर कार्ड शापर हैं आप। लेखक तो इस तरह जेब नहीं काटते किसी की।
जेब क्या कटी किसी की। आप लोगों ने खुशी से बाजियां हारी, मैंने मजबूर होकर जीती। हो सकता था आप ही जीत जाती, लेकिन तब आपका सोचने का नज़रिया एकदम कुछ और ही हुआ होता। यही होता है इस दुनिया में, जो जीतता है वही लुटेरा मालूम देता है। मैंने हंसते हुए निशा को भड़काया। चलिए यही सही, बट यू आर ए परफेक्ट गैम्बलर, निशा ने भी हंसते हुए कहा। राकेश ने जमाई लेते हुए कहा, अब कुछ सोने की योजना बनानी चाहिए, नींद मेरे सिर में घुसी जा रही है। तुम्हें वाकई बहुत तेज नींद आ रही है, वरना तुम नींद को आंखों की बजाय सिर में घुसने से जरूर रोकते। मैंने निशा की ओर देखकर हंस दिया। राकेश सोफे से उठते हुए बोला, निशा, बहरे से कहकर इधर एक बेड और डलवाओ, नरेंद्र इसी कमरे में सो जाएगा। क्यों, यहाँ एक्स्ट्रा बेड की क्या दरकार है? अच्छा खासा दीवान पड़ा है, मैं तो उसी पर सो जाऊंगा। सच पूछो तो मुझे बढ़िया नींद जमीन पर लोट लगाने पर आती है, मगर तुम्हारी नफारत की वजह से अब दीवान पर ही सो जाऊंगा। मैंने निशा को अतिरिक्त शैया की व्यवस्था से रोक दिया। राकेश को नींद की शिद्दत ने घर रखा था, इसलिए इस संबंध में उसने फिर कोई आग्रह नहीं किया और सोने चला गया। उसके जाने के बाद निशा और मैं थोड़ी देर तक बैठकर गप्पे मारते रहे। फिर मैंने ही कहा, लगता है कल आप दोनों का जाना एक तरह से तय हो चुका है, इसलिए सो ही जाना मुनासिब है, वरना सुबह उठने में देर हो जाएगी। निशा बोली, मुझे तो जाना ही होगा, मगर राकेश बेकार जा रहे हैं। इतने मन से इन्होंने यहाँ रहने की योजना बनाई थी, अब बीच में ही चले जा रहे हैं। तुम तो इस बेचारे को मझधार में छोड़कर चली जा रही हो। भला यह भी कोई बात हुई? जब महीने 2 महीने का साथ भी नहीं निभा सकती तो सोचो, जीवन भर का साथ निभाना पड़ गया तो कैसे निभाओगी? वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मैं अब किसी से नहीं करने जा रही हूँ। अपने आप को स्वतंत्र रखना और दूसरों को भी छूट देना ही मुक्ति मार्ग है। चलो ठीक है, यही सही, पर जीवन का रास्ता बहुत लंबा है। इसमें आदमी अपने आप को कई बार बदलता है। परिस्थितियाँ पता नहीं जाने क्या क्या अनचाहा और अनजाना करा देती हैं आदमी से। मैंने निशा की बात का जवाब दिया और अपने बैग से लुंगी निकालकर गुसल खाने में कपड़े बदलने चला गया। निशा दूसरे कमरे में चली गई और वहीं से बोली, शुभ रात्रि। आपकी शुभकामना के लिए धन्यवाद, कहकर मैं दीवान पर जाकर लेट गया और कुछ मिनटों में ही मैं गहन निद्रा में डूब गया। अगली सुबह खास गहमा गहमी से भरी हुई थी। मेरे जगने से पहले ही राकेश और निशा जाग चुके थे और वह अपने जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करके राकेश कमरे से जाते हुए बोला, मैं होटल के बिल्स की पेमेंट करने जा रहा हूँ और उन लोगों से कहे जा रहा हूँ कि हम लोग थोड़े वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे दोस्त नरेंद्र जी यहाँ रहेंगे। अगर हमारा लौटना नहीं हो सका तब भी कोई बात नहीं, वह यहाँ रहते रहेंगे। मैंने कहा, फालतू में इस सूट को क्यों रोकते हो जब तुम्हें और निशा को लौटकर आना ही नहीं है। रही मेरी बात, मैं तो जहाँ रह रहा हूँ वहाँ कोई असुविधा नहीं है। राकेश बोला, अरे भाई, हमने 2 महीने का किराया एडवांस में जमा कर रखा है। तुम्हारा मन हो तो 1-2 रोज़ में सल्ट से इधर आ जाना, नहीं भी आओगे तो क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है। चलो ठीक है, देखा जाएगा बाद में। अब तुम जाकर होटल का हिसाब किताब देखो। मैंने राकेश को भेज दिया और स्वयं भी निकलने के लिए तैयार होने लगा। मैंने तय किया कि निशा और राकेश को विदा करके सल्ट चला जाऊंगा। हम लोग होटल से निकले तो 11 बज रहे थे। कुली बुला लिए गए थे और वह निशा और राकेश का सामान लेकर निकल गए थे। बस स्टैंड करीब ही था। हम तीनों बस स्टैंड की दिशा में पैदल ही चल दिए। जब राकेश और निशा का सामान बस की छत पर चढ़ाया जा चुका था तो मैंने निशा से कहा, मुझे खुशी है कि आज बड़ी भारी मनुष्यत से बच गया। किसी दोस्त को अलविदा कहकर ट्रेन या बस पर सवार कराता हूँ तो मेरा सारा दिन बर्बाद हो जाता है। मेरी चेतना में तमाम वक्त वही आदमी बना रहता है और मैं पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन आज मुझे एक प्यारी सूरत के बारे में सोचना होगा जो कहीं एक खुशगवार एहसास बन जाएगा। तो गोया हम मनहूस हैं हुजूर की नज़र में। राकेश ने भौंहों पर बल डालकर मेरी ओर देखा और निशा से बोला, सुन रही हो इसकी चापलूसी भरी लफाजी? क्या मस्का मारा है कमबख्त ने, मुझे मनहूस और तुम्हें प्यारी सूरत बतला रहा है। निशा ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ मुस्कुरा भर दी। मैंने राकेश को छेड़ा, भाई मैं तो जो सच होता है वही कहता हूँ, तुम क्या जानते नहीं हो कि तुम क्या हो। ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठकर हॉर्न बजाया तो मैंने उन दोनों से कहा, अब विदा बेला आ पहुंची है, मैं बाहर से हाथ हिलाकर आप लोगों को टाटा करूंगा। बराए मेहरबानी अब आप लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं। आपके इतनी जल्दी चले जाने की कोई उम्मीद नहीं थी।
जा रही हैं तो इस नाचीज को बिल्कुल भुला न दीजिएगा। कभी कलकत्ता आइए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। मेरा झोंपड़ा पार्क स्ट्रीट में है। मैं तो पक्की यायावर हूँ, कभी भी पहुँच जाऊँगी, पर कहीं आप परेशान न हो जाए मुझे लेकर। मैं चाहता हूँ कि कभी किसी को लेकर वास्तव में परेशान हो जाऊँ। नसीब में वैसा कोई अवसर लिखा होगा तो ज़रूर आएगा। आपका ही बहाना बन जाए तो जय ही किस्मत। अच्छा जी, अब आप यह किस्मत वगैरह का किस्सा तो रहने ही दीजिए। क्या मैं ही मिली हूँ बनाने के लिए? यह कहकर निशा बस में बैठने चली गई। जब वे दोनों अगल बगल की सीट पर बैठ गए और कंडक्टर ने सीटी बजा दी तो राकेश ने खिड़की से अपना दायां हाथ निकालकर मेरे हाथ को छू दिया और बोला, मैं पहुंचते ही खत लिखूंगा। उम्मीद है हम लोगों की जल्दी ही फिर कभी मुलाकात होगी। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी, मगर उस वक्त तक शायद काफ़ी तरक्की कर चुके होगे तुम। राकेश ने मेरी बात सुनकर एक क्षण के लिए निशा का चेहरा देखा और मुझसे बोला, पता नहीं, उस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही तो होगा। बस स्टार्ट हो गई तो मैंने निशा और राकेश की ओर हाथ हिला दिया। बस अड्डे से बाहर निकलकर मैंने देखा दिल्ली जाने वाली बस ढलवान पर तेजी से फिसलती जा रही थी। सड़क पर चलते हुए मैंने महसूस किया कि अब मैं यहाँ निपट अकेला रह गया हूँ। अनजाने में ही कोई निकट आकर एक जगह बना लेता है और उसका जाना अपनी दिखती छोड़ जाता है, जिसे हम उसके जाने के बाद और भी गहराई से अनुभव करते हैं। निशा की हंसती खिलखिलाहती मोहक आकृति मेरी आंखों में घूम गई। जब मैं इस तरफ आया था तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी आकर्षक और सुंदर लड़की से मेरी अकस्मात मुलाकात हो जाएगी और हम अनौपचारिकता के स्तर तक उतर जाएंगे। मुझे सामने पड़ी सड़क वीरान नजर आई और मैं धीमी गति से चलते हुए सल्ट जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। अभी दोपहर पूरी तरह ढली भी नहीं थी कि मैं अपने ठिकाने पर जा पहुंचा। सल्ट में सारा वातावरण पूर्ववत था, मगर मुझे वहाँ घोर निरस्ता फैली नजर आ रही थी। मेरे मन की स्थिति बिल्कुल उस तरह थी जैसे कोई बालक मेला देखने जाए और वहाँ की रौनक में वह पूरी तरह रम जाए, लेकिन तभी मेला उखड़ जाए और उसके सामने उखड़े डेरे तंबुओं के बाद का वीरान और भाएं भाएं करता खाली मैदान रह जाए। मैंने लिखने पढ़ने में मन लगाना चाहा, मगर काम करने का मूड पूरी तरह उखड़ चुका था। मैंने मन को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। 2-1 दिन में भटक भटक आकर रास्ते पर आ ही जाएगा, तब काम शुरू कर दूंगा। मुझे अभी कोई जल्दी भी नहीं थी। बहुत सा काम तो मैं निपटा ही चुका था, जो रह गया था उसे कहीं भी रहकर निपटा सकता था। अपना मन बहलाने के ख्याल से मैंने आसपास के क्षेत्र में घूमने की सोची। मैंने मालूम किया तो पता चला अल्मोड़ा जिले में ही एक रमणीक स्थान कोसानी है। कोसानी 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कविवर सुमित्रानंदन पंत की जन्मभूमि है और दूसरे महात्मा गांधी ने कोसानी में अनासक्त योग का यज्ञ किया था। अगले दिन मैं थोड़े से कपड़े लेकर अल्मोड़ा चला गया और राकेश वाले होटल में उसी सूट में जाकर टिक गया जहां पूरे माह का किराया राकेश एडवांस में दे गया था और होटल के मैनेजर से कह गया था कि इस सूट में आगे से मेरे मित्र नरेंद्र नाथ जी ठहरेंगे। पूरा 1 दिन मैं होटल के कमरे में ही पड़ा रहा। 2 दिन पहले उस कमरे में निशा के ठहाके गूंजते थे, मगर अब वह कमरा अजहद मनहूस मालूम पड़ता था। मैं लेटे लेटे काफ़ी देर तक निशा और राकेश के संबंधों के बारे में सोचता रहा। राकेश से ऐसी एक भी मुलाकात नहीं हो पाई थी जो मुझे पता चल जाता कि वह निशा के साथ किस रूप में रह रहा था। मैं इस बात से पूरी तरह परिचित था कि राकेश व्यभिचारी नहीं था। वह पैसे के बल पर किसी लड़की को फंसाकर उसके साथ स्वेच्छाचार करने के लिए पहाड़ पर आने वाला नहीं था। निशा को जितना मैं समझ पाया था, वह भी शरीर बेचने वाली युवती नहीं थी। इसके अतिरिक्त वह महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्रवक्ता थी। उसे कोई आर्थिक कष्ट भी नहीं था। शाम को मैं दूर तक घूमने निकल गया और लौटते समय मैंने बस स्टैंड पर जाकर कोसानी जाने वाली बसों का पता कर लिया। सुबह पहली अथवा दूसरी बस से जाने का इरादा करके उस रात मैं खाना खाकर जल्दी सो गया। अगली सुबह 9 बजे तक नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं बस स्टैंड पहुंच गया और मैंने कोसानी जाने वाली बस पकड़ ली। 2.5-3 घंटे का सफ़र करके मैं कोसानी पहुंचा। रास्ते में मेरी एक जोशी परिवार से मुलाकात हो गई थी और परिचय के बाद उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके साथ ही ठहरूं। मैं कोसानी में जो भी कुछ देखना चाहूँगा वह मुझे स्वयं जाकर दिखला देंगे। जोशी जी बहुत ही भले और परिवारी व्यक्ति थे। फॉरेस्ट में रेंजर के पद पर थे और देहरादून के फॉरेस्ट में नियुक्त थे। मैं उनका आग्रह न टाल सका और उनके साथ ही उनके घर चला गया। उनके घर में वृद्ध माता पिता थे और 2 लड़कियां
जो देहरादून के महादेवी कन्या महाविद्यालय में पढ़ती थी, छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। वे अभी एक सप्ताह पूर्व कौसानी पहुंची थी और दादा दादी के साथ रह रही थी। जोशी जी और उनकी पत्नी के पहुंच जाने से घर भर में एक अपूर्व उत्साह सा छा गया था। मुझे तो इस तरह परिवारों के बीच रहने का पुराना अभ्यास था और मैं उन लोगों में बहुत जल्दी ही घुल मिल जाता था। जोशी जी के घर में पहुंचकर मैंने अनुभव किया कि वह बहुत ही सीधे सच्चे संस्कारी लोग थे। घर में बाकायदा पूजा पाठ का वातावरण था। वह परिवार अंग्रेजों के ज़माने में चाय के बागान में नौकरी करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। जोशी जी के बूढ़े पिता ने मुझे अपने जीवन के अनेक अनुभव सुनाए और बतलाया कि कौसानी बहुत लंबे समय से सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। जब उन्हें यह पता चला कि मैं उपन्यास लिखने के उद्देश्य से पहाड़ पर आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास इतनी संख्या में वास्तविक घटनाएं हैं कि मैं एक तो क्या 10 उपन्यास लिख सकता हूँ। मैंने उनसे वादा किया कि अगली बार मैं उनके पास ही आकर महीने 2 महीने ठहरूंगा और उनके अनुभव सुनूंगा। कौसानी कोई लंबी चौड़ी जगह नहीं थी। मैं वहाँ केवल 2 ही दिन ठहरा, पर जोशी परिवार ने मेरा जितना आतिथ्य सत्कार किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने मैदान के सुरक्षित और सभ्य परिवारों को वास्तविक रूप में उतना विनम्र कभी नहीं देखा जितना कि पहाड़ पर रहने वाले उच्च शिक्षित और संभ्रांत परिवार होते हैं। चालाकी और कृत्रिमता तो जैसे उन्हें छूती भी नहीं। वह अपने खान पान, रहन सहन और आचरण में मानवीय मूल्यों के पोषक होते हैं। हम मैदान में रहने वाले लोग वहाँ जाकर उनकी जीवन पद्धति को दूषित कर डालते हैं, किंतु वह इतने पर भी अपनी विनम्रता और स्वस्थ परंपराओं की रक्षा करते हैं। मैं जिस समय जोशी परिवार से विदा हुआ तो सारा घर मुझे दूर तक छोड़ने आया और मुझसे वादा लिया कि मैं जल्दी ही कभी वहाँ लौटकर लंबे समय तक रहूं और उन्हें खुशी प्रदान करूं। उस शाम कौसानी से लौटकर मैं सल्ट नहीं गया, बल्कि अल्मोड़ेस के उसी होटल में ठहर गया। अब मुझे इतना दुर्वह अकेलापन अनुभव होने लगा कि मेरा मन पूरी तरह उखड़ गया। मैंने निश्चय किया कि मैं अगले ही दिन सल्ट जाकर अपना सामान बटोर लूं और सीधा कलकत्ता चला जाऊं। जिस भीड़ और शोर से आतंकित होकर मैं निर्जन स्थान की तलाश में इधर आया था, अब मेरे लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं रह गया था। बाहर से कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नजर नहीं आता था, मगर मेरे भीतर की दुनिया में कोई अलसित हलचल हर समय तूफान उठाए रखती थी। मैं कई बार स्वयं से पूछता था, मेरा ऐसा क्या खो गया जो मैं इस तरह उद्विग्न और अशांत हो गया हूँ। मैं अपने मन में निशा का नाम लेने से डरता था। निशा के प्रति अपने आकर्षण की कोई परिभाषा मेरे पास नहीं थी। वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, किंतु मेरे मन प्राणों में वह क्यों और कैसे चुपचाप प्रविष्ट हो गई, इसका मुझे कोई स्पष्ट अनुमान नहीं था। लेकिन यह तय हो गया था कि मैं जितना ही ज़्यादा अकेला रहूँगा, निशा की याद, उसका रूप और उसका अदम्य आकर्षण मुझ पर उतना ही तीव्रता से हावी होता चला जाएगा। सुबह उठकर मैं जल्दी जल्दी सल्ट जाने के लिए तैयार हुआ और होटल मैनेजर से यह कहकर चल दिया कि मैं सल्ट जा रहा हूँ और 1-2 दिन में लौटकर हो सका तो 11 नंबर में आकर ठहरूंगा। अगर इस दौरान मेरा कोई पत्र आए तो उसे रख लिया जाए। सल्ट जाने पर मैंने अपना लेखन कार्य पुनः उत्साह से आरंभ करना चाहा, मगर उसमें फिर वह जोर नहीं आ पाया। यद्यपि वहाँ के वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया था, तथापि मुझे सारा कुछ पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। जब मैंने अपने नज़दीक के लोगों को अपने लौटने का फैसला सुनाया तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सितंबर तक ठहरने वाले थे, अचानक यह फैसला करने की नौबत कैसे आ गई। मगर मैंने उस संबंध में किसी से कुछ भी विशेष नहीं कहा, बस यह कहकर कि जाना ही पड़ेगा, अपना मुख्तसर सामान समेटकर चल पड़ा। गांव के लोग मुझे काफ़ी दूर तक छोड़ने आए और भावभीनी विदा देकर बोले, आप बहुत जल्दी लौटकर जा रहे हैं, हम तो समझते थे अभी बहुत दिनों तक यहाँ रहकर काम करेंगे। खैर, ज़रूरी काम आ पड़ा तो ज़रूर जाइए, पर फिर ज़रूर आइएगा। आपके साथ बातचीत करके हम लोगों को दुनिया जहान के बारे में बहुत सी बातों का पता चलता। हम लोग तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हैं। मैंने उनसे फिर कभी जल्दी ही लौटने का वायदा किया। मेरा सामान लेकर कूली आगे चला गया था। मैं भी दुआ सलाम करने के बाद चल पड़ा। मैंने कूली को होटल का पता बतला दिया था। वह मेरा सामान लेकर वहीं जा पहुंचा। कूली ने मेरा सारा सामान अंदर रख दिया था और बाहर कूलियों के पास बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उसका भाड़ा चुकाया और मैनेजर के काउंटर पर जाकर बरेली जाने वाली बस के बारे में पूछताछ करने लगा। होटल के मैनेजर ने मेज की ड्रॉर से एक लिफाफा निकाल कर दिया। राकेश का पत्र था, जो उसने दिल्ली से ही जल्दी जल्दी घसीटा था। उसके पत्र में दिल्ली और तारीख के अलावा खत के सिरनामे पर कोई पता दर्ज नहीं था। राकेश ने लिखा था, प्यारे नरेंद्र,
मैं और निशा परसों शाम ठीक ठाक पहुंच गए। मैं इंपीरियल में ठहर गया हूं और निशा अशोक विहार में अपनी सहेली के यहाँ चली गई है। मैं थोड़ी देर पहले उसे खुद ही जाकर छोड़ आया हूँ। दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं है, पर मैं 2 दिन यहाँ ठहरूंगा। हो सकता है रात को या फिर कल निशा थोड़ी देर के लिए यहाँ आए। मैं यहाँ से आगरा ही जाऊँगा। मेरा ख्याल यह है कि तुम अल्मोड़े में रहकर अपना काम पूरा कर डालो। एकांत तो वहाँ है ही, काम करने का मौका भी खूब है। और हाँ, तुमने मेरे और निशा के संबंधों को लेकर जिज्ञासा जताई थी। निशा की जहनियत में खुलापन और पकापन दोनों हैं। मैंने अभी तक उसे वही व्यवहार दिया जिसकी उसने तवक्को की है। अब अपनी उम्र भी गर्मा गर्मी तो रह नहीं गई। पता नहीं वह क्या चाहती है। बस मैं तो यही जान पाया हूँ कि उसमें ज़बरदस्त बेचैनी है। मैंने उसका पिछला इतिहास जानने में भी कभी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। मैं उसे उसी बिंदु से पकड़ना चाहता हूँ जहाँ वह मेरे साथ जुड़ना मुनासिब समझती है। तुम यह सवाल कर सकते हो कि मुझे ऐसी लड़की के पीछे पीछे मारे फिरते रहने की क्या ज़रूरत है, जिसके मूड्स और भटकन समझना हमेशा आसान नहीं होता है। इसका कोई बना बनाया जवाब तो मेरे पास नहीं है। बस यही कह सकता हूँ कि इस मुश्किल लड़की को जीतने की जिद मेरे भीतर न जाने क्यों बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है बीच में कभी उधर भी आऊँ। मैं समझता हूँ उस देहात से तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर अब तक अल्मोड़े वाले होटल में आ गए हो। मैं आगरा पहुँचने के बाद तुम्हें फिर खत लिखूँगा। यह खत पहुँचने के बाद एक कार्ड डालकर इसकी सनद भेज देना। तुम्हारा अपना राकेश। लिफाफे के कोने पर छोटे छोटे अक्षरों में ल्याल साई से इफ़ नोट डिलीवर्ड प्लीज़ रिटर्न ऑन लिखकर रेखांकित कर दिया गया था और उस पर आगे आगरा का पता था। पत्र पढ़कर मेरी समझ में यह बात तो साफ आ गई थी कि राकेश का निशा के प्रेम में पड़ना महज सौंदर्य के प्रति आसक्त अथवा ललक का भाव नहीं था। युवक युवतियां सहज आकर्षण से विवश होकर परस्पर रीझ उठते हैं और एक सूत्र में बंध जाते हैं। आगे जाकर जब रूप की प्यास मंद पड़ जाती है तो उनके मध्य विकर्षण का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। पर राकेश के मामले में इस पहेली को समझने और सुलझाने की भावना ही प्रमुख थी। राकेश के पास सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में थी और वह जीवन की संघर्षपूर्ण आपाधापी से पूर्ण मुक्त था। ऐसी स्थिति में लीक से हटकर जीने वाली कोई पढ़ी लिखी सुंदरी और मेधावी युवती राकेश के लिए चुनौती बन गई थी तो उसे जीतने की हट अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती थी। मैं जो किसी भी मानसिक अथवा किसी अन्य स्तर पर निशा से नहीं जुड़ा था उसके लिए बेचैनी अनुभव कर सकता था, तो फिर राकेश जो उसके साथ एक ही शयन कक्ष में सोता रहा था उसके लिए कौन सी तड़प महसूस न करता होगा। मैंने परम एकांत में होते हुए भी स्वयं को एक दायरे में बंदी होते पाया और सिर को झटक कर निशा और राकेश से मुक्त होने की कोशिश की। अगली सुबह मैंने कलकत्ता लौटने का निर्णय कर लिया और होटल मैनेजर से यह बात बतला दी। मैंने उसे अपना पता नोट कराकर हिदायत दे दी कि मेरा कोई भी पत्र आए तो उसे कलकत्ता के पते पर रीडायरेक्ट कर दिया जाए। मैंने अपना सामान कूली के सिर पर लदवाया और बरेली जाने वाली बस में जाकर बैठ गया। रास्ते भर आंखें तो पेड़ पौधों और पहाड़ों की चोटियों पर अटकी रही, मगर मन दिल्ली में पता नहीं किसके इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा।